नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो जो पृथ्वी की गति है वो दो प्रकार की है, परिक्रमण और घूर्णन। परिक्रमण मतलब किसी चीज़ की परिक्रमा करना, उसके चारों तरफ घूमना, और घूर्णन मतलब अपनी ही दूरी पर खड़े खड़े घूमना। तो जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो किस तरह से है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है कितने समय में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है घूर्णन का। ठीक है, इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, इसके कारण दिन और रात की घटना होगी। ठीक है, परिक्रमण गति क्या है, परिक्रमा करने वाला मतलब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या क्या करेगी, चक्कर लगा देगी। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होंगे। ठीक है, जो शीत फिर ग्रीष्म बसंत इस तरीके से ऋतुएं जो चेंज होंगी वो परिक्रमण गति के लिए होंगे, परिक्रमण गति के हिसाब से। जो घूर्णन गति के हिसाब से होगी वो दिन और रात की घटना होगी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन लगाने में आपको मदद मिलेगी। पृथ्वी का जो अक्षीय जो झुकाव है वो क्या है, 23.5 डिग्री झुकी रहेगी पृथ्वी, यानी कि जिस अक्षीय धुरी पर घूमती है वह अपने कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाएगा और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहेगी। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण है कि जैसे दिन और रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होना। अब जिस दिन बड़े, अब गर्मी आएगी तो क्या होगा, दिन बड़े रात छोटी। ठीक है, सर्दी थे तो क्या था, दिन छोटा रात बड़ी थी। तो मौसम में परिवर्तन होता रहेगा। वर्ष के विभिन्न समयों में क्या होगा, परिवर्तन आता रहता है। कि अक्षीय झुकाव के कारण दिन और रात के जो समय है उनमें परिवर्तन होता है, लंबाई में। ठीक है, अंतर होता है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो है वो बदलती रहेगी। जैसे पृथ्वी किसी टाइम सूर्य के सबसे नज़दीक होगी और किसी टाइम पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर होगी। ठीक है, और अपसोर क्या है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे मैक्सिमम दूरी पे है। ठीक है, इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। इस समय सूर्य तप जो है वो अपेक्षाकृत कम होगा और यह स्थिति कब को होगी, 4 जुलाई को यानी कि पृथ्वी जो है 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूरी पे होगी। ठीक है, और उपसौर या सूर्य नीचे क्या है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में न्यूनतम दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, उपसौर की स्थिति। ठीक है, उपसौर। अब जानते हैं क्या है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर से घट के जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होगी। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में इतनी दूरी तो रहनी ही रहनी है। और मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब समय के हिसाब से वो इसके बीच बीच में डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, अब ये स्थिति कब को होगी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे करीब होगी। ठीक है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होगी। ठीक है, जब 3 जनवरी को क्या होगा, उपसौर, और 4 जुलाई को क्या होगा, अपसौर। याद रखना। उत्तरी ध्रुव के नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, नॉर्वे सबसे ज़्यादा प्रसन्न है वहाँ पे लोग, यहाँ सबसे ज़्यादा दुखी है, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लेना, नॉर्वे का स्थान पहला है। ठीक है, दिन रात की अवधि की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष के 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो प्रकाश है वो 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, तभी तो दिन बड़ा होगा ना, और जिसके दिन क्या होंगे, बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, दिन की अवधि 6 महीने की होती है। वर्ष के 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में सूर्य का प्रकाश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होगी, 6 महीने की होगी। ठीक है, अब जब हमारे यहाँ क्या है, हम कहाँ पे हैं, उत्तरी में है दक्षिणी में है। हाँ, तो एग्जैक्टली अब सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करेंगे तो जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के फलस्वरूप सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। अब देख लो, सूर्य जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब पृथ्वी का जो ग्रह है चंद्रमा वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो कभी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक रेखा में आ जाए, होगी, बिल्कुल होगी। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम वो भी आ सकता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, और एक टाइम ऐसा हो सकता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, नहीं हो सकता। हाँ, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए। एक तो ये सिनेरियो बन सकता है, या तो फिर क्या बन सकता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब
ये स्थिति हमें पढ़नी है कि कैसे होगा। जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के फलस्वरूप सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, अधिकांशतः अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, किंतु चंद्रमा में झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता। ठीक है, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण और जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब देख लो, ये चंद्रमा था, पृथ्वी की परिक्रमा करते करते ये सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ गया। ठीक है, बात समझ गए। चंद्र ग्रहण क्या होगा कि जब सूर्य और ये इसके चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, जान लेना ये दो चीज़। देखो, दो ही तो कंडीशन होंगी। तुम 3 दोस्त हो, ठीक है, और तुम अपने दूसरे दोस्त की परिक्रमा कर रहे हो, जो तुम्हारा तीसरा दोस्त है वो तुम्हारी परिक्रमा कर रहा है, तो एक टाइम पे वो सीधी रेखा में कब होंगे तुम 3? सूर्य तो अपनी जगह पे है, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति बदल जाएगी। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, ये जान लो, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और जब भैया जो आपका ये सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा की वजह से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि हर अमावस्या को ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी कक्षा में 4-5 डिग्री जो है वो झुकाव है उसका। ठीक है, इसलिए हर अमावस्या को पॉसिबल नहीं है। जो सोलर एक्लिप्स है वो हर अमावस्या को पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि अयनांत क्या है। ये तो समझ में आ गया ना, छाया उपछाया का सीन क्या है, प्रच्छाया उपछाया क्या है। हाँ, अयनांत या संक्रांति क्या है कि सूर्य की अयन रेखीय यानी कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा की स्थिति को अयनांत कहा जाता है। कर्क संक्रांति क्या है कि पृथ्वी पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा, ठीक है। हाँ, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई होती है और यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, अब 21 जून को क्या होगा? गर्मी होगी ना। 21 जून को क्या होगा? दिन बड़े रात छोटी। हाँ, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। इस स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, 21 जून को। इस समय क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहेगी, जब सूर्य तिरछा रहेगा। इससे यहाँ क्या होगी? रात बड़े होंगे और दिन छोटी होंगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो गर्मी कम। हाँ, बात समझ लो। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? अब मकर संक्रांति की अगर हम बात करेंगे तो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, जब दक्षिणी गोलार्ध जो होगा सूर्य के सम्मुख रहेगा, जिससे सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है 22 दिसंबर को। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, अब विषुव क्या है कि एक समान दिन और रात है, कि वर्ष के 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर कैसा चमकेगा? लंबवत। इस समय समस्त अक्षांश रेखाएं ये हैं जो लंबी हैं। ठीक है, और जो सीधी लंबी जो लाइन है वो कैसी है? वो ये आपका देशांतर। ठीक है, वो ध्रुव से खत्म होकर और ध्रुव पे ही खत्म हो रही है। अक्षांश रेखाओं में समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस तो समझते हो ना, समानांतर रेखाएं। ये जो अक्षांश है जिसमें ये गोला बना हुआ है ना, ये, हाँ, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ये क्या कहलाती है? देशांतर। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है क्या कहलाती है? अक्षांश। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, पृथ्वी पे ऐसी कोई लाइन खींची हुई नहीं है। ये समय का अध्ययन करने के लिए आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझाने के लिए खींची गई है ये। ठीक है, अब इस समय क्या है? समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह क्या होगा? दिन और रात बराबर होगा। ठीक है, जब 0 डिग्री लाइन की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर की, तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर रहने की स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव अथवा एक समान दिन और रात। ठीक है, ये स्थिति कब आएगी? 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहेंगे? बसंत विषुव। और 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहेंगे? शरद विषुव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मार्च ही तो चल रहा है ना अब। हाँ, तो 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहेंगे? बसंत विषुव, यानी कि दिन और रात बराबर बराबर। अब क्या होगा? अब दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, ऐसे समझ लेना इसको। अक्षांश क्या है कि वास्तव में अक्षांश एक कोण है। दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है और उसे क्या कहा जाता है? गोरे। ठीक है, अब जो दो देशांतर हैं उनके बीच की दूरी को मापना कठिन है, क्योंकि उनकी जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा होगी और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए दो देशांतरों के बीच की दूरी नहीं है, दो देशांतरों पे एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में समय होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से जो देशांतर है उसके बीच की दूरी को हम माप नहीं सकते, क्योंकि वो 0 डिग्री लाइन पे सबसे ज़्यादा होगी और जो ध्रुव हैं उन पे सबसे कम होगी। ठीक है, और अक्षांश जो है वो तो पैरेलल है, आप कहीं भी चले जाओ अक्षांश तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, एक अक्षांश से जब आप 111 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे अक्षांश पे पहुंचने में आपको 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, उस डिफरेंस को 111 किलोमीटर की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी है वो गोरे कहलाएगी। तो वास्तव में अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। पृथ्वी सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामियोत्तर यानी कि मेरिडियन पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसे अंशों में, मिनट में और सेकंडों में दर्शाया जाता है। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और यह पृथ्वी को अक्षांशीय दृष्टिकोण में 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि एक अंक 60 मिनट का, 1 मिनट 60 सेकंड का। विषुवत वृत्त के उत्तर में 90 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार को उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में 90 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं वो काल्पनिक है, मैं आपको बता चुका हूँ, और इनकी संख्या क्या है, अनंत। ठीक है, अनंत का मतलब अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 90 90 1 यानी कि 181 है। और यदि दोनों ध्रुवों को रेखा न माना जाए क्योंकि ये बिंदु हैं तो 179 है। ठीक है, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जिसे वृहद वृत्त भी कहा जाता है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। अगर आप पूर्व की तरफ यात्रा करोगे तो आपका क्या होगा, एक दिन आपको घट जाएगा। ठीक है, और पश्चिम की तरफ यात्रा करने में एक दिन आपका बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी, पश्चिम में अगर आप यात्रा करोगे तो एक दिन घट जाएगा, पूरब में अगर यात्रा करोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप मान लो 10 तारीख को चलते हो, 10 मार्च को, और आप पूरब की तरफ जा रहे हो, तो जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप 10 मार्च में ही पहुँचोगे, तो आपको एक दिन का बेनिफिट मिल गया। लेकिन जब आप पश्चिम में चलोगे तो आप क्या करोगे, आप 10 मार्च को चलोगे, लेकिन वहाँ जब पहुँचोगे तो वहाँ पहुँचोगे 12 मार्च को। अब 11 मार्च कहाँ गई, समझ गए, इस तरीके से है। इसका महत्व किसी स्थान की स्थिति बतलाने में है। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो कम हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो तो कम हो ही जाएगी ना। हाँ, मैप से समझने की कोशिश करो यार, इसको ग्लोब ले आओ एक। ठीक है, ग्लोब से समझने की कोशिश करो एक काल्पनिक तरीके से। ठीक है, ग्लोब भी नहीं ला सकते तो एक काम करो, इमेजिन कर लो, एक इमेज ले लो एक ग्लोब की। ठीक है, गूगल पे सर्च करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे क्या होंगी, छोटी होती चल जाएंगी, भूमध्य रेखा पे सबसे बड़ी होगी अक्षांश रेखा। ठीक है, हाँ, किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, जो 111.13 किलोमीटर है। पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को तापक्रम के आधार पर कई भाग में बांट सकते हैं जिसे कटिबंध कहा जाता है। पृथ्वी पर कर्क और मकर वृत्त के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध तथा कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच तथा मकर वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध क्या है कि दिन और रात जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होंगे, जो पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, और घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में डिफरेंस समझना। ठीक है, पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन है वो परिक्रमण के कारण होगा और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कहेंगे। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी तो उसे उपसौर कहेंगे, यानी कि ये स्थिति कब होगी, 3 जनवरी को, बिल्कुल सही। और सबसे दूर कब होगी, 4 जुलाई को, बहुत ही बढ़िया, उसको क्या कहेंगे, अपसौर। ठीक है, याद रखना, उपसौर 3 जनवरी को है। इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, अपसौर क्या है, ये 4 जुलाई को होगा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगा, यानी कि दूरी कितनी होगी, 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट आपको, अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली होगी तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आ जाए आप बना दोगे। ठीक है, अब 2 अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है और अक्षांश समांतरों की जो कुल संख्या है वो 179 है। हमने आपको बता दिया अगर ध्रुवीय रेखाओं को जोड़ोगे तो 181 है, लेकिन अगर ध्रुवीय रेखाओं को नहीं आप लेते हैं तो 179 है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 66.5 डिग्री अक्षांश है उसको आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में जो 66.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है।
अब कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो सबको पता है कि भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है, लेकिन देश कौन कौन से हैं जिनसे गुजर रही है? ताइवान से, चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। और जो मकर रेखा है वो गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। विषुवत रेखा जो गुजरती है वो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, सॉरी। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है और 1 डिग्री देशांतर रेखा को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में आपको 4 मिनट का समय लग रहा है। गोरे क्या है? दो देशांतर रेखा, ये आपको गलत बताया गया है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी नहीं है, ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, इसको आप करेक्ट कर लेना। अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है वो एक दूसरे को काटती है, याद रखिएगा। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। कर्क संक्रांति कब होगी? 21 जून को होगी। और मकर संक्रांति कब होगी? 22 दिसंबर को होगी। विषुव के दौरान दिन और रात बराबर होंगे, ये कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। दिन और रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। सूर्य ग्रहण जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से होगा, और चंद्र ग्रहण जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब होगा। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, और ग्रीनविच जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है। देशांतर क्या है? पृथ्वी के किसी भी स्थान की प्रधान यामी उत्तर से पूर्वी या पश्चिम में कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामी उत्तर माना गया है, जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं, जो कुल मिलाकर 360 डिग्री होते हैं। पृथ्वी पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में मिलती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होगी, और सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको, और ये दूरी ध्रुवों पे कम हो जाएगी। ठीक है, इसको समझ लेना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर समय क्या होगा? 4 मिनट बढ़ जाएगा, और इसी तरह पश्चिम में जाने पर समय जो है वो 4 मिनट घट जाएगा। इसका उपयोग किसी स्थान को स्थिति और समय दोनों के निर्धारण में किया जाता है। अक्षांश और देशांतर का जो प्रयोग है, खासतौर से देशांतर का। पृथ्वी पर समय का जो निर्धारण है वो 2 प्रकार से किया जाएगा, एक तो स्थानीय समय और एक प्रामाणिक समय। ठीक है। भारत का जो पूर्वी छोर है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी छोर जो है वो जो आपका पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, और जो आपका पश्चिमी छोर है गुजरात, उसके मध्य में जो है वो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। पृथ्वी पर किसी देश का प्रामाणिक समय वह समय है जो उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ का क्या है? 82.5 डिग्री। अब देख लो, इसको समझ लो। 82.5 डिग्री। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने में कितना समय लगा था? 4 मिनट का सर। 82.5 डिग्री गुणा 4 कितना आया? कैलकुलेट कर लो। 82.5 गुणा 4 कितना आया? 330 मिनट। 330 मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लो, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे ग्रीनविच का जो टाइम है हमारे टाइम से 5.5 घंटे आगे, तभी तो है। समझ में आया 5.5 घंटे कैसे आया? इस तरीके से आपको समझ के चलना है। ठीक है। अब ये कहाँ है? नैनी इलाहाबाद के पास में है, और इस आधार पर भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 330 मिनट बताया ना कैसे निकला है। हाँ, तो पृथ्वी पर विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है। पृथ्वी कितने टाइम जोन में विभाजित है? पृथ्वी का जो समय है वो 24 टाइम जोन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, यह विभाजन जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर है। ग्रीनविच यानी उत्तर जो है वो 0 डिग्री देशांतर पे है, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर तथा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक महासागर से गुजरता है। ठीक है। लंदन स्थित वेधशाला है। ठीक है। जिस देश का क्षेत्रफल अधिक है वहाँ एक से अधिक समय जोन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब जैसे रशिया का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अमेरिका का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा उतने ही ज़्यादा जोन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है। ठीक है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर है वो एक ही रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है।
इसे अमेरिका के वाशिंगटन में 1884 ईस्वी में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामियोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। याद रखना, यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाएगा, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तो एक दिन कम हो जाएगा। आपको बता चुका हूँ, मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ ये सब। ठीक है, ये रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन सी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, आँख खोल के पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देखने का प्रयास करो, चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन आपका कम हो जाता है। ये रेखा कैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये रेखा आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ठीक है, और बेरिंग जल संधि से निकाली गई है। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसे 60.5 डिग्री पूर्व की ओर खिसकाया गया है ताकि फिजी और टोगो जो द्वीप समूह है वो एक ही समय जोन में रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो अधिकांश भाग है वो स्थल से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक ही दिन में अलग अलग तिथियां माननी पड़ती, जिससे उन्हें की असुविधा होती। ठीक है, इसको समझ लो। अगली वीडियो में बाकी करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।